हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है। तो अब तक पॉकेट वीटो का एक बार ही उपयोग हुआ है और ये उपयोग करने वाले व्यक्ति थे ज्ञानी जैल सिंह, भारत के राष्ट्रपति थे। चलिए पॉकेट वीटो क्या है हम आपको आसान भाषा में बताते हैं। देखिए, पॉकेट वीटो क्या होता है कि जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक जो होता है, बिल जो होता है, राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं। पॉकेट वीटो का देखिए अर्थ है कि राष्ट्रपति विधेयक पर न तो सहमति देता है, न ही उसे अस्वीकार करता है और न ही पुनर्विचार के लिए भेजता है। यानी राष्ट्रपति जो विधेयक इनके पास जाता है तो ये क्या करते हैं, ये अपने पास ही रख लेते हैं। ठीक है, पॉकेट वीटो के तहत देखिए वह विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास लंबित रख लेते हैं, पेंडिंग हो जाता है। और इसे पॉकेट वीटो इसलिए कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रपति प्रतीक रूप में इस विधेयक को अपनी जेब में रख लेते हैं। ठीक है, एक प्रतीक के रूप में अपनी इस विधेयक को अपनी जेब में रख लेते हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, इसीलिए इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा कि जब राष्ट्रपति कोई विधेयक दोनों सदन से पास हो जाता है, लोकसभा और राज्यसभा से, और राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति इसको पास नहीं करते हैं, अपने पास ही रख लेते हैं, तो उसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। अब देखिए यहाँ आपको ये याद रखना है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बने हैं बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, तो उन प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए। तो देखिए पहला आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का उपयोग करता है अनुच्छेद कितने के तहत, तो अनुच्छेद 111 के तहत। ठीक है, उसके बाद याद रखना है कि अब तक वीटो का प्रयोग हुआ है, तो ध्यान देना है अब तक केवल एक बार ही वीटो का प्रयोग हुआ है, ये भी याद रखना है। और वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो ज्ञानी जैल सिंह थे और 1986 में वीटो का उपयोग किए थे। ठीक है, और ध्यान देना है कि उस समय भारतीय डाकघर विधेयक आया था, जिसको पेश किसने किया था, राजीव गांधी किए थे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी। भारतीय डाकघर के बारे में क्या कारण ऐसा था कि पॉकेट वीटो का उपयोग करना पड़ा। कारण यह था कि ये जो विधेयक था ये प्रेस की स्वतंत्रता का हनन करने वाला माना जा रहा था। ठीक है, तो इसलिए निर्णय लिया गया राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा कि इसे पेंडिंग ही रखा जाए। ठीक है, अब ध्यान देना है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर पॉकेट वीटो लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 1971 से पहले ये था, लेकिन 24वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में ये कहा गया कि संविधान संशोधन पर पॉकेट वीटो लागू नहीं होगा। ठीक है, संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति को सहमति देनी ही पड़ेगी, ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स। बहुत अच्छे से ये सारे पॉइंट्स को समझा देते हैं जिससे आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, आप लोग इसको समझ लीजिए और कॉपी पर लिख लीजिए। अब देखिए पॉकेट वीटो समझ में आ चुका है। अब आगे देखिए, राज्यपाल भी पॉकेट वीटो का उपयोग करते हैं। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल भी पॉकेट वीटो का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 200 के तहत जो है राज्यपाल उपयोग करते हैं, और अनुच्छेद आपको याद रखना है कि 111 के तहत राष्ट्रपति इसका उपयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ये बिहार पुलिस में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बुलाने का काम करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करने का काम करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसके बनने वाले सारे प्रश्न आपको एक एक करके हम समझा देते हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहला तो पॉइंट आपको यही याद रखना है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है। तो तीन कारण ऐसे हैं जिसके लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। पहला, एक अगर एक सदन बिल पास कर दे या दूसरा सदन बिल को खारिज कर दे तब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। दूसरा, बिल में किए गए बदलाव पर दोनों सदन सहमत ना हो तब वो बुलाया जाता है। और तीसरा, बिल मिलने के 6 महीने तक कोई कार्रवाई ना की गई हो तब वो बुलाया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने के तीन मुख्य कारण हैं। जब एक सदन के बिल पास कर दिया जाए और दूसरे सदन में बिल को पूरी तरह खारिज कर दिया जाए, या बिल में किए गए बदलाव पर दोनों सदन सहमत ना हो, या बिल मिलने के 6 महीने तक कोई कार्रवाई ना हो, तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ से जितने भी फैक्ट है जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको ध्यान देना है।
अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, अनुच्छेद 108 के तहत। और अध्यक्षता कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और इनके अनुपस्थिति में अगर नहीं रहेंगे तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अधिवेशन के लिए कितना सदस्य होना जरूरी है, तो कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य होना जरूरी है। ठीक है। अब देखिए अब तक कितने बार बुलाया गया है संयुक्त अधिवेशन, तो 3 बार बुलाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है कब, धन विधेयक के मामले में और संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, धन विधेयक के मामले में और संविधान संशोधन के विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता है। बुलाया जाता है केवल साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में। ध्यान देना है कि संयुक्त जो अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है कि देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो है अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो आपको पता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है। अध्यादेश क्या होता है, तो चलिए हम एक एक करके आपको समझाते हैं। देखिए होता क्या है कि जब संसद या विधानमंडल जो राज्य में होता है का सत्र नहीं चल रहा होता है और सरकार को किसी कानून की तुरंत आवश्यकता होती है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है। मतलब कि जब सत्र नहीं चलता है तो उस समय कोई कानून तुरंत लाना होता है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। यह एक अस्थायी कानून है, कुछ समय के लिए ही लागू होता है, याद रखना है। राष्ट्रपति अध्यादेश जो बुलाते हैं जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत करते हैं। और जारी करने की शक्ति जो होता है मंत्रिपरिषद के सलाह पर जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। किसके सलाह पर, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर। बार बार यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको देख लें। सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के भीतर जो है ये अध्यादेश पास करना अनिवार्य होता है। ठीक है। जब सत्र शुरू होता है तो 6 सप्ताह के भीतर इसको पास करना जरूरी होता है। ठीक है, ध्यान देना है। अगला है अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने या 6 सप्ताह होती है। देखिए अगर 2 सत्रों के बीच समय बच गया 6 महीना, तो इस बीच अगर कोई अध्यादेश आती है तो वो 6 महीना तक रहती है, और जैसे ही सत्र शुरू होता है तो उसके 6 सप्ताह बाद इसको पास करना अनिवार्य होता है। तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है 6 महीने और 6 सप्ताह। ध्यान देना है राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 213 के तहत, और राष्ट्रपति कितने के तहत करते हैं, 123 के तहत। ये आपको याद रखना है। जारी करने की शक्ति राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत में लोकसभा की कुल कितनी सीटें, बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 40 है। राज्यसभा की 16 है। बिहार में प्रखंडों की संख्या 534 है और अनुमंडल 108 है। प्रमंडल 9 है, ये याद रखना है। ठीक है। और 38 जिले हैं। विधानसभा का 243 सीटें हैं और विधान परिषद की 75 सीटें हैं, आपको याद रखना है। यानी राज्यसभा की 16 सीटें, लोकसभा की 40 सीटें, प्रखंड है 534, अनुमंडल 108, प्रमंडल है 9, जिले है 38, विधानसभा की सीटें है 243 और विधान परिषद की सीटें है 75। ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग और भी कुछ पॉइंट देख लेते हैं। एक फ्रेंड्स और ये बात याद रखिएगा, बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है, और क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का पूरे भारत में जो है 12वां स्थान है, और जनसंख्या के मामले में बिहार का 3रा स्थान है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, आपको याद रखना है।
चलिए इनसे बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बता देते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति जो है उपराष्ट्रपति होते हैं, और अनुच्छेद 64 के तहत ये आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 64 के तहत जो है राज्यसभा के पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, उसी तरह आपको याद रखना है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति सारे मामलों को देखते हैं, लेकिन अधिकतम 6 महीनों के लिए ये आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये लाइन बार बार बिहार पुलिस में यहाँ से प्रश्न आता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देते हैं, और हटाने का प्रस्ताव जो है केवल इनका राज्यसभा में ही रखा जाता है, ये याद रखना है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग ध्यान रखना है कि नहीं लगाया जाता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति अनुच्छेद 69 के तहत भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये वाला लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लें। और उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है, ये भी आप लोग याद कर लें। उपराष्ट्रपति के पद जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के भी सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं, यहाँ पर उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति जो है सीपी राधाकृष्णन हैं, वो 15वें हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है। और उपराष्ट्रपति का वेतन जो होता है 4 लाख रुपया होता है, आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितने भी यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बने हम लोग देख लिए। ये सारे पॉइंट्स जो है बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और निर्वाचन के बारे में संविधान के भाग 15 में वर्णन है। ठीक है, निर्वाचन के बारे में वर्णन जो मिलता है संविधान के भाग 15 मिलता है। चलिए निर्वाचन संबंधित कुछ पॉइंट को आपको बता देते हैं, जिससे आपको बहुत अधिक मदद मिलेगा। देखिए, संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 के तक जो है निर्वाचन संबंधित वर्णन है। निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन जो है 25 जनवरी 1950 को किया गया था, और 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जितने भी लाइन बता रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के लिए चुनाव और वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 326 में। यानी अनुच्छेद 326 के अनुसार ही कहा गया है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सही व्यक्ति वोट देने का अधिकार है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 326 के तहत ही। सर्वप्रथम भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार, याद रखिए, 1919 में मिला था। मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी 61वां संविधान संशोधन 1989 में। ये भी आपको याद रखना है, राजीव गांधी के समय, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो है, जो ये पूछा भी था, 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम की पहली बार उपयोग 1982 में केरल के उपचुनाव में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और याद रखना है नोटा के बारे में। नोटा पहली बार 2013 में शुरू किया गया था सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में आया था, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है, राज्य विधानसभा की सिफारिश पे। और ध्यान रखना है कि विधान परिषद की स्थापना अनुच्छेद 169 के तहत किया जाता है। देखिए, विधानमंडल की चर्चा अनुच्छेद 168 में है, विधान परिषद की चर्चा अनुच्छेद 169 में है, और विधानसभा की चर्चा अनुच्छेद 170 में है। तीनों का आपको याद रखना है। ठीक है, और भी 2-3 पॉइंट आपको बता देते हैं, वो याद रखना है। ठीक है, देखिए, भारत के मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। ठीक है,
उसका ट्रिक है कम बात करके, ठीक है, ऐसे करके ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। के से कर्नाटक, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, से आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस तरह का प्रश्न हम लोग अभी कुछ समय पहले देखे थे कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। और बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। और एक ही देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, दिल्ली में है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को किया गया था, आपको याद रखना है। और बिहार में हाईकोर्ट की स्थापना कब किया गया था, 3 फरवरी 1916 को किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और भारत का प्रथम उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब और कहाँ किया गया था, तो 1774 में किया गया था, कलकत्ता में, ये भी आपको याद रखना है। और भारत का पहला हाईकोर्ट की स्थापना कब किया गया था, 1862 में किया गया था, कलकत्ता में, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से 4 प्रश्न बनता है, आपको याद रखना है कि 28 जनवरी 1950 को जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, 3 फरवरी 1916 को जो है पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था, 1774 में जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था। भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुआ था। और 1862 में जो है भारत में पहला हाई कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुआ था। महान्यायवादी के बारे में आप लोग जानते हैं, अनुच्छेद 76 के तहत इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति कराते हैं। और महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, ठीक है। संसद के ही बारे में आप लोग को याद रखना है कि संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है, राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है, और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 181 में किया गया है, आप 81 में किया गया है, आप लोग को याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि लोकपाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आपको याद रखना है कि लोकपाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने किया था। लोकपाल क्या है, चलिए हम लोग एक एक करके बताते हैं, समझते हैं, ठीक है। लोकपाल देखिए क्या होता है, यह एक ऐसी स्वतंत्र संस्था है जो सरकारी पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ जो है, एक संस्था है जो सरकारी पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच करती है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भी जांच करती है, ये ध्यान रखना है। ये याद रखना है, एक संस्था है जो भ्रष्टाचारियों की शिकायतों की क्या करती है, जांच, मतलब लोगों के खिलाफ जो है सरकारी पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करती है। और ध्यान देना है, लोकपाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने ही किया था 1963 में। और विश्व में सर्वप्रथम लोकपाल संस्था 1809 में स्थापित हुई थी स्वीडन में, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए लोकपाल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था, तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग दिया था 1966 में। पहली बार लोकपाल स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में दिया था। संसद में सर्वप्रथम लोकपाल विधेयक पेश कब किया गया था, तो 1968 में पेश किया गया था। लोकपाल ये केंद्र स्तर पर काम करती है और लोकायुक्त जो है राज्य स्तर पर काम करती है। तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में आया था, ठीक है। और ये कब से प्रभावित हो गया, तो 1 जनवरी 2014 से प्रभावित हुआ, ठीक है। ध्यान देना है कि इसको स्वीकृत प्रणब मुखर्जी के द्वारा किया गया था। लोकपाल अधिनियम 1 जनवरी 2014 को प्रणब मुखर्जी जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा स्वीकृत किया गया था, लेकिन लागू कब हुआ ये ध्यान देना है कि 16 जनवरी 2014 को ये लागू हुआ। और ये भी याद रखना है कि 16 जनवरी को ही लोकपाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, लोकपाल स्थापना दिवस के भी रूप में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। लोकायुक्त अभी बताए थे कि ये राज्य स्तर पर लोकपाल जैसी संस्था है जो काम करती है। लोकायुक्त को नियुक्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है, जो 1971 में लोकायुक्त की नियुक्ति किया था, 1971 में, आपको याद रखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये सब, आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखना है प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये वाला भी कि प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, याद करना है। वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष कौन है, तो अजय मानिक रावण खारविलकर जो है, ये 25 दिसंबर तक जो है वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष रहेंगे। अध्यक्ष सहित कुल इसमें सदस्यों की संख्या लोकपाल में कितना होता है, 9। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी कि लोकपाल के कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है, 9, ठीक है। और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, याद रखना है। और ध्यान रखना है इसका वर्णन संविधान में नहीं है, इसीलिए इसमें याद रखिएगा कि और किसी अनुच्छेद के तहत नहीं इसका नियुक्ति करते हैं। बस ध्यान रखना है कि लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है।
अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। ठीक है, ये याद रखना है, 5 वर्ष या उनकी जो अधिकतम उम्र है 70 वर्ष की आयु तक। ठीक है। लोकपाल के चयन मंडल की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। चयन मंडल की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची की जो अवधारणा है, आपको याद रखना है, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची की जो अवधारणा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है। और संघ सूची और राष्ट्र सूची की जो अवधारणा है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए इनसे बनने वाले कुछ पॉइंट्स हम आपको बताते हैं। देखिए, संघ सूची और राष्ट्र सूची के जो विषय होते हैं या ये जो सूची की अवधारणा है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है, और समवर्ती सूची की जो अवधारणा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। एक होता है अवशिष्ट शक्ति के विषय, इसका अवधारणा जो है कनाडा से लिया गया है। ठीक है। ध्यान देना है कि संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 तरह के सूचियों का वर्णन है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाते हैं, राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाते हैं। ठीक है। और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। संघ सूची में टोटल विषयों की संख्या जो था 97 था, वर्तमान में है 100। ठीक है। राज्य सूची में टोटल विषयों की संख्या जो है वर्तमान में 61 है, पहले था 66। ठीक है, मूल संविधान में 66 था। और समवर्ती सूची में टोटल विषयों की संख्या जो है वर्तमान में 52 है, और संविधान लागू हुआ था उस समय कितना था? 47 था। ये आपको याद रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ से प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स। और अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत क्या आता है? साइबर क्राइम आता है, यानी कि इस पर केंद्र सरकार ही कानून बनाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की गठन की जाती है। ठीक है। चलिए वित्त आयोग के बारे में कुछ पॉइंट बताते हैं, आपको ध्यान रखना है कि वित्त आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1951 को किया गया था, और इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया हैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। लास्ट आपको देखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी। देखिए देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन किस निधि से दिया जाता है? तो देखिए, जितने भी संवैधानिक पद हैं उनका वेतन जो है भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ये याद रखोगे, भारत के संचित निधि से। ठीक है। तो देखिए, भारतीय सरकार के पास जो है 3 प्रकार की जो है निधि होती है। ठीक है। कितने प्रकार की निधि होती है? 3 प्रकार की होती है। फंड 3 प्रकार के होते हैं। चलिए हम तीनों के बारे में अच्छा से बताते हैं आपको, जिसे समझ में आ जाए। देखिए, भारत सरकार के पास उपस्थित निधियाँ 3 निधि होती है: संचित निधि, लोकलेखा निधि, आकस्मिकता निधि। चलिए एक एक करके तीनों के बारे में बताते हैं, इनसे बनने वाले पॉइंट्स भी बता देते हैं। देखिए, संचित निधि के बारे में याद रखिएगा, वर्णन अनुच्छेद 266 में मिलता है। भारत सरकार का यह 12 मुख्य खाता होता है संचित निधि। इसके अंतर्गत जितने भी टैक्स के पैसे हैं, सभी टैक्स के पैसे, लिया गया कर्ज के से वसूला पैसा, सब संचित निधि में होता है। लेकिन ध्यान देना है कि संचित निधि में एक भी रुपया निकालने के लिए संसद से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और बजट, ध्यान देना है, बजट के दौरान जो है इसी निधि का ब्यौरा दिया जाता है, ये भी याद रखना है, संचित निधि का। और विनियोग विधेयक के माध्यम से ही संचित निधि से धन निकाला जाता है, ये भी याद रखना है। किस विधेयक के माध्यम से? तो विनियोग विधेयक के माध्यम से ही संचित निधि से धन निकाला जाता है, अनुच्छेद 114 के तहत, आपको याद रखना है। अब देखिए, भारत का लोक लेखा समिति के भी बारे में देख लीजिए। भारत का लोक लेखा के बारे में, ये भी एक तरह का खाता ही है। अनुच्छेद 266 के तहत जो है, 266, ठीक है, 266 के तहत इसका वर्णन मिलता है। और इसमें पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें व्यक्ति का पैसा होता है। इसका संचालन कार्यपालिका करता है। ठीक है। आकस्मिकता निधि के बारे में कुछ सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका गठन अनुच्छेद 267(1) के तहत किया गया है। और ध्यान देना है, आपदा के लिए जो है, आपदा से बचने के लिए आकस्मिकता निधि में पैसा रखा जाता है। देखिए, खर्च होता है, ध्यान देना है, राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा संचालित किया जाता है इसके खर्च को। ठीक है। और इसमें राशि जो है संचित निधि से लेकर भरी जाती है, आपको याद रखना है। इसमें जो राशि है संचित निधि से लेकर भरी जाती है।
ठीक है फ्रेंड्स। तो अब लास्ट जो प्रश्न है उसको बता देते हैं, सुनिए ध्यान से। देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आया जा रहा है पॉलिटी का। आप लोग इस चैनल को देखें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि सामान्यतः कितनी होती है? तो लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि जो होती है वो सामान्यतः 1 घंटे की होती है। ठीक है, चलिए बताते हैं संसद की कार्यवाही का मुख्य चरण, उसको आप लोग समझ जाइए। देखिए संसद की कार्यवाही में क्या होता है, प्रश्नकाल चलता है। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक जो चलता है वो प्रश्नकाल होता है। फिर चलता है 12 बजे से 1 बजे तक चलता है शून्यकाल। फिर 1 बजे से 2 बजे तक लंच ब्रेक होता है। फिर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चलता है विधायी कार्य। ठीक है, और राज्यसभा में 5 बजे तक चलता है, याद रखना है। अब देखिए संसद में पूछे जाने वाला प्रश्न हम बता रहे हैं। देखिए कुछ तारांकित प्रश्न होता है, तारांकित प्रश्न हम बता रहे हैं क्या होते हैं। ये वे प्रश्न होते हैं जिनके जवाब हमें मौखिक रूप से ही मिल जाते हैं, तो उन प्रश्न को कहते हैं तारांकित प्रश्न। ठीक है, और तारांकित प्रश्न पूछने के बाद भी उसमें अगर कोई हम लोग को अ, उससे कुछ प्रश्न निकल रहा है तो वो पूछ सकते हैं, तो उसे कहते हैं पूरक प्रश्न। ठीक है, प्रश्न का उत्तर जब मिलता है मौखिक रूप से तो उसमें भी कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, तो उसे कहते हैं पूरक प्रश्न। तो ध्यान देना है, तारांकित प्रश्न का जो उत्तर मिलता है मौखिक रूप से मिलता है, इसमें पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। अतारांकित प्रश्न जो है इसमें पूछते हैं तो इसका उत्तर मिलता है लिखित रूप में, याद रखना है। और इसमें प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, उसका जो जवाब मिल जाएगा वही सुनकर चुप हो जाना है। अल्प सूचना में ध्यान देना है, इसका जवाब मिलता है मौखिक रूप से और इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 3 तरह से प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना है। पूरक प्रश्न देखिए क्या होता है, उत्तर से निकला हुआ जो प्रश्न होता है उसे पूरक प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्न पूछने के बाद कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, तो पूरक प्रश्न पूछा जाता है, ये आपको पता भी है। और ध्यान देना है, अल्प सूचना जो है प्रश्न पूछने के लिए 10 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है, तब प्रश्न पूछ सकते हैं। एक दिन में ध्यान देना है कि लोकसभा में 20 तारांकित प्रश्न ही अधिकतम पूछा जा सकता है और राज्यसभा में 15 तारांकित प्रश्न ही पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स, आप लोग इनको याद कर जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला आप देखिए, अगला है समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा। तो आपको पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा अनुच्छेद 39 में की गई है, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का चर्चा किया गया है। समान नागरिक संहिता के बारे में अनुच्छेद 44 में चर्चा की गई है, आपको याद रखना है। और अनुच्छेद 46 में आपको याद रखना है कि SC ST के लिए शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए काम करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 47 में जो है आपको याद रखना है कि अनुच्छेद जो 47 है, देखिए तो अनुच्छेद 47 में जो है स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक नशीली पदार्थ है उसके सेवन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। अनुच्छेद 48 का ए भी आपको याद रखना है कि इसमें वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये जितनी भी चीज़ें हैं ये संविधान के भाग 4 में आते हैं, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। इसकी अवधारणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आपको ये भी बात याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखें। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करें और बताएं वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें बहुत मेहनत करके वीडियो डाल रहे हैं और व्यू बहुत ही कम आ रहा है।